भानगढ़ का रहस्य। इस कहानी की लेखिका हैं वर्षा भारद्वाज। आप में से कई लोग डरावनी कहानियों, धारावाहिक आदि को पसंद करते होंगे। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ और अपने उन श्रोताओं के लिए मैं आज एक नए धारावाहिक भानगढ़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आए। धारावाहिक में ऐतिहासिक तथ्य वही रहेंगे, बस अपनी कुछ कल्पनाओं को इसके साथ जोड़ दिया गया है। भानगढ़ किले से संबंधित कुछ ऐतिहासिक तथ्य। कहते हैं एक तांत्रिक की बुरी नज़र इस राज्य के विनाश का कारण बनी। भानगढ़ का निर्माण राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने बेटे माधव सिंह के लिए कराया था। बाद में इनकी 3 पीढ़ियों ने इस पर शासन किया। तो आइए अब अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। कॉलेज की क्लास में बैठे सभी दोस्त आपस में मस्ती कर रहे थे। क्लास खाली है, टीचर अर्जेंट मीटिंग में बिजी हैं। तभी उनमें से एक दोस्त रौनक बोला, यार इस वीकेंड का क्या प्लान है? पार्टी वार्टी करके तो बोर हो गए। इस बार कुछ एडवेंचर हो जाए। रौनक, समीर, अभय, दीपक, गौरव और श्रवण, इन सभी का एक फ्रेंड ग्रुप था। सभी बचपन से दोस्त हैं और कॉलेज में भी साथ हैं। हाँ यार, सभी एक साथ बोले, हाँ एडवेंचर होना चाहिए। कौन सा वाला एडवेंचर? गर्ल्स वाला या? दीपक सबको छेड़ते हुए बोला, शट अप यार, हमेशा बस यही बात तेरी, कभी तो कुछ अलग सोचा कर भाई। गौरव बोला और ये सब देखकर अभय बोल पड़ा, अबे क्या यार, छोटी बच्ची हो क्या? हाँ तो फिर सब डिसाइड करो कहाँ चलना है। श्रवण ने कहा, वैसे मैं एक जगह सजेस्ट करूँ? हाँ बता ना। वो भानगढ़। दीपक थोड़ा हंसमुख था। वो बोला, अबे साले मरवाएगा क्या? अब यार अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। सब मिलके पहले तो दीपक को अच्छे से मारते हैं और फिर बोलते हैं चल फाइनल करते हैं। और तभी बेल बज गई। सब कॉलेज के बाहर गार्डन में आ गए। गौरव यार, मुझे तो भूतों से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगा। अरे यार कौन सा सच में होते हैं ये? रौनक बोला, ओके देन, सभी सैटरडे को रेडी रहना। और इसके बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। दूसरा दिन सैटरडे की सुबह थी। सभी दोस्त एक साथ इकट्ठा हो गए। रौनक बोला, सब आ गए ना? कोई रह तो नहीं गया? हाँ आ गए। समीर, अरे दीपक यार, तूने जिया को तो नहीं बता दिया ना? अरे यार उसे नहीं झेल सकते, और इस ट्रिप पे तो बिल्कुल भी नहीं। आगे ले गया, यहाँ क्यों लाऊंगा उसे? और हाँ, नहीं बताया यार उसे। अभय, चलो चलो अब लेट हो रहे हैं। सभी गाड़ी में बैठ गए, लेकिन गौरव अभी बाहर खड़ा था। अभय, अभी इतना क्यों डर रहा है? हम हैं ना साथ में, पागल। गौरव थोड़ा रिलैक्स होता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था और सभी दोस्त गाए जा रहे थे। उन्हें घर से चले 2 घंटे हो चुके थे। 12 बज रहे थे। यार कहीं पे ब्रेक ले लो ना, भूख लगी है। हाँ, एक ढाबे पे अभय ने गाड़ी रोक दी। थोड़ा फ्रेश होकर सभी खाना खाने बैठ गए। और तभी दीपक की नजर ढाबे पर खाना बनाने वाली लड़की पर पड़ी। सतरंगी घाघरा, पतली कमर, कानों में झुमके और दुपट्टा। वाह, इसे कहते हैं ब्यूटी। हाय, मैंने उसे इतना देखा, इतना देखा, इतना देखा जितना देखा जा सकता था, पर कम वक्त 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। अबे तू खाना खा ले और खा लेने दे। क्या है यार, कहीं भी शुरू हो जाता है। ओके, सॉरी। अब लगभग 12:30 बज चुके थे और सभी दोबारा गाड़ी में बैठ अपना आगे का सफर तय करते हैं। सरिस्का से गुजरते हैं तो वहाँ की हरियाली और प्राकृतिक छटा उनका मन मोह लेती है। सभी वहाँ सेल्फी लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 2 बजे सब भानगढ़ पहुँच जाते हैं। अबे रास्ता कौन सा है, राइट या लेफ्ट? अभय ने कहा। गाड़ी साइड में लेके सभी एक दुकान वाले के पास जाते हैं। अंकल ये भानगढ़ का रास्ता कौन सा है? रौनक ने पूछा। एक बूढ़ा सा आदमी उनके पास आता है। कौन हो बेटा, घूमने आए हो? हाँ जी। ये बाएं तरफ का रास्ता है, पर टावर से ज्यादा देर ना करियो। जी क्या? तभी एक 40 साल का आदमी आया। जी बाबा सही कह रहे हैं, ज्यादा देर मत करना, ये भूतिया जगह है। रौनक हंस दिया। बेटा हंसो मत, तुम्हारे जैसे न जाने कितने आए और कितने गए। जिन्होंने बात नहीं सुनी वो परिणाम भुगत चुके हैं। अभय, जी अंकल, सब समझ गए, ठीक है, अब चलो। और सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। गौरव को लगता है कोई उसे देख रहा है। वो रुकता है। तभी उसने देखा एक आदमी जो कंबल ओढ़े खड़ा था। अभय ने आवाज लगाई। गौरव गाड़ी में आके बैठ गया। अबे क्या हुआ, रुका क्यों? गौरव ने कहा। यार वो आदमी कब से देखे जा रहा था। श्रवण,
सच? अभय पागल हो गए हैं सभी के सब। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और तभी एक डरावना आदमी, वही कंबल वाला, गाड़ी के शीशे खटखटाता है। सभी डर जाते हैं। अभय तेजी से गाड़ी निकालता है। सब एक साथ बच गए यार। पता नहीं कौन था। वो आदमी वहीं खड़ा चिल्लाता है। वो लोग उसकी तरफ देखते तो हैं पर समझ नहीं पाते और निकल जाते हैं। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, तो पहलू समेटे अपने। तीसरा दिन सभी दोस्त भानगढ़ पहुंच चुके थे। अभय ने गाड़ी पार्क की। सब गाड़ी से बाहर आ गए। गाड़ी से उतरकर वो थोड़ा कदम चले। सामने एक पतली पगडंडी थी। पगडंडी से होकर सभी आगे बढ़े। रौनक टिकट विंडो से सभी की टिकट लेकर आया। सभी एक साथ आगे बढ़ चले। गौरव अब भी डर रहा था। ये देखकर अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और गौरव मुस्कुराया और एक गहरी सांस ली। रास्ते के पास एक बावड़ी थी जो काफी पुरानी थी, शायद वही राजा महाराजाओं के जमाने। यहाँ समीर गौरव को छेड़ते हुए बोला, गौरव तेरे पीछे वो कौन है यार? गौरव डर के मारे अभय से लिपट गया। अभय ने समीर को डांटते हुए कहा, यार तुझे पता है ये डरता है, फिर तू जानबूझकर डरा क्यों रहा है इसे? बाकी सभी खिलखिलाकर हंस दिए। मेन गेट पर गार्ड ने सबकी टिकट चेक की और एंट्री दे दी। वाह क्या जगह है यार, सच में रॉयल पैलेस। यार कौन मानेगा यहाँ पे भूतों का राज है। अंदर जाने से पहले गार्ड ने चेतावनी दी, 5 बजते ही वापस आ जाना, इसके बाद किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। सबने हामी भर दी और एंट्री ली। वाकई में किला और वहाँ का पूरा नजारा देखने लायक था। इतना सुंदर और मनमोहक कि किसी का भी दिल लुभा दे। सभी घूमते हुए सबसे पहले दाईं तरफ गए। ये मंदिर था शिव जी का। सभी ने शिवलिंग और बाकी मंदिरों के दर्शन किए। मंदिर की बनावट बहुत सुंदर थी। याद के तौर पर सभी ने फोटो ली और मंदिर से महल की तरफ आगे बढ़े। ये मंदिर भानगढ़ के मेन गेट पर ही था। इससे करीब 1 किलोमीटर अंदर जाकर महल की शुरुआत होती। मंदिर देखकर गौरव की जान में जान आई। इसके अलावा भी कई पर्यटक थे वहाँ पे। आगे बढ़े तो महल के मुख्य भाग में भी शुरुआती तौर पर एक मंदिर था, प्राचीन कलाकृतियों से निर्मित, दीवारों पर सुंदर नक्काशी। सब कुछ देखने लायक था। सब एक एक करके किले के कमरे को देखने लगे। इस मंदिर के बाद पूरे किले में कोई दूसरा मंदिर नहीं था। बस वही रानियों के कमरे, राजाओं के कमरे, उनके सामने के रख रखाव के लिए स्थान, जिसे देखकर सब बोले, ऐसा क्या था इस किले में जो इतना फेमस कर दिया? नॉर्मल किले की तरह ही तो है। पागल, दिन में भूत थोड़ी घूमते हैं। सभी श्रवण की बात सुनकर हंसते हैं और कहते हैं, बात तो तूने सही कही है यार। महल देखने के बाद सब महल के ऊपर इमारत पर जाते हैं, जहाँ से कहानियों में तांत्रिक का स्थान दिखता है। करीब 4:30 बज चुके थे। गौरव ने कहा, यार चलना चाहिए हमें, गार्ड ने भी तो 5 बजे का बोला था ना। रौनक बोला, अबे यहाँ तक आए हैं तो क्यों ना आज इसका फैक्ट भी पता कर लिया जाए, वाकई में यहाँ कोई भूत है या नहीं। अब इस बात में गौरव, श्रवण और समीर तीनों चाहते थे कि वापस जाया जाए। वहीं रौनक और दीपक दोनों चाहते थे कि देखा जाए क्या यहाँ के लिए जो कहानी है वो सच है। आखिर में तय हुआ कि आज रात सभी यहीं रुकेंगे। पर अफसोस, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। रौनक और अभय गाड़ी को हटाकर ऐसी जगह पार्क कर देते हैं जहाँ उसे कोई देख न सके। लेकिन गार्ड ने देख लिया था और वो उन सभी को जाने के लिए कहता है। वो गार्ड को कुछ पैसे देकर अपनी तरफ कर लेते हैं और अपने कैमरे और बाकी सामान लेकर महल में चले जाते हैं। अब समय करीबन 5:30 हो चुका था। सूरज ढलने लगा था। सभी सैलानी जा चुके थे। सभी दोस्त महल में एक जगह बैठकर अपने कैमरे सेट करते हैं ताकि वहां होने वाली हर एक घटना कैमरे में कैद किया जा सके। पर शायद वो भूल चुके थे कि भानगढ़ ऐसे ही एशिया का सबसे डरावना स्थान नहीं बना था और जो होने वाला था उससे वो सब अनजान थे। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, तो पहलू समेटे अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर, रात में। चौथा दिन सभी दोस्त किले में कैमरे सेट कर देते हैं और किले में ही बने एक बाग में आग जलाकर बैठ जाते हैं। अभी दिन पूरी तरह ढला नहीं था, तभी उन्हें महसूस हुआ कोई उन पर नजर रख रहा है। अभय ने अंदाजा भांप लिया, कहा, आखिर उस दीवार के पीछे कौन है? सब चारों तरफ से उस दीवार को घेर लेते हैं। अभय सेफ्टी के लिए पिस्तौल निकालता है, तभी सब चौंक जाते हैं। वहाँ वही कंबल वाला आदमी था, लेकिन वो उन सभी का खाना चुरा कर खा रहा था। ये सब देख वो उसे अपने सामान की जगह ले जाते हैं और अच्छे से खाना खिलाते हैं। इस समय 7 बज चुके थे। अभय ने उस आदमी से पूछा, बाबा आप
कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले वो आदमी थोड़ा डर गया, फिर बोला, मैं यहाँ के मंदिर का पुजारी था बेटा, लेकिन यहाँ के खौफनाक मंजर ने मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर कर दिया और कोशिश करता हूँ कि कोई ना समझ यहाँ रुकने की गलती ना करे। तुम्हें भी रोकने आया था बेटा। सभी ने एक साथ पूछा, पर बाबा ऐसा क्या हुआ था? पुजारी, तुम यहाँ रुक ही गए हो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वक्त है, लौट जाओ सब। अभय, नहीं बाबा, अब हम सब सच देख कर ही जाएंगे। पुजारी बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी इतनी सी बात ध्यान रखना, जो शैतान है वही भगवान है और इन काली आत्माओं का राज बस महल और किले में है। जब कुछ भी ना सूझे तो कोशिश करना मंदिर तक पहुंच जाओ। ये जो बाग से आगे की रेखा दिख रही है, यही तुम्हारा जीवन और मृत्यु तय करेगी। पुजारी वहां से अपनी घर की तरफ चला गया। दीपक और रौनक क्या कहानी सुना के गए हैं ये? मैं तो डर गया। गौरव और श्रवण घबरा रहे थे। यार चलते हैं ना, प्लीज चलो यार। समीर बोला, नहीं यार, अब तो देख के जाएंगे क्या है क्या नहीं। दीपक, हाँ क्या पता, कोई हॉट सी भूतनी दिख जाए। जैसे ही सब बातें कर रहे थे कि किले से तेज रोशनी दिखने लगी। सारे दोस्त चौंक गए। अभी तो इतना अंधेरा था। रौनक कहता है, चलो चलकर देखते हैं। गौरव और श्रवण मना कर देते हैं। यार बाबा ने लकीर के पार जाने के लिए मना किया था। अभय, अच्छा ठीक है यार, तुम लोग यहीं रुको। श्रवण, तुम इसके साथ रहना। चारों दोस्त किले की लकीर पार कर जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, वहाँ का नजारा देख उनके होश उड़ जाते हैं। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल। अब तक आपने देखा, रौनक, समीर, दीपक और अभय चारों किले की वह लकीर पार कर अंदर आ चुके थे। अब आगे उन चारों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। रौनक कहता है, क्या ये वही किला है जहाँ हम थोड़ी देर पहले थे? भानगढ़ का पूरा किला जैसे त्योहार के दिन की तरह सजा हुआ था। लोगों की इतनी भीड़ और मेले जैसा लग रहा था। हाँ यार, सब एक साथ बोले, ये तो पूरा बदल गया। धीरे से चली शैतानी, हाँ बदला क्या समय, आ गए कहाँ भांगड़। पर ऐसा कैसे हो सकता है? समीर, अब समझ में आया लोगों को भूतों के नाम से क्यों डराते थे। और यहाँ तो अलग ही व्यापार चल रहा है भाई। रौनक, दीपक और समीर नीचे जाने लगते हैं। तभी अभय उनको रोक लेता है। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की? इन लोगों ने वही पुराने कपड़े पहन रखे हैं जो राजा महाराजाओं के समय पहना करते थे। यहाँ की चीजें जैसी लग रही है ना, वैसी है नहीं। थोड़ा संभल कर चलो यार, कुछ भी हो सकता है। बाय द वे, मैंने यहाँ आने से पहले भानगढ़ के बारे में रिसर्च की थी। उसमें मुझे एक अजीब सी बात पता चली कि यहाँ पे हर रात रोज मेला लगता है, क्योंकि इस नगर के विनाश के दिन भी यहाँ पे मेला लगा था। तो हो ना हो कहीं ये उन लोगों की आत्माएं तो नहीं? रौनक और समीर अभय की बात को ध्यान से सुन रहे थे। तभी उनकी नजर दीपक पर पड़ी, जो वहां से आगे जा चुका था। तीनों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन वो सुन नहीं पाया और देखते ही देखते दरवाजे से गायब हो गया। तीनों दीपक के पीछे भागे, लेकिन वहाँ बस एक दीवार ही नजर आई और कुछ नहीं। तीनों घबरा जाते हैं। समीर, यार मैं मरना नहीं चाहता। रौनक भी डर जाता है। डर अभय को भी लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत दिखाता है और कहता है, घबरा मत यार, सब ठीक होगा। यहाँ पे साथ आए थे और साथ ही वापस जाएंगे। रौनक और समीर ने अपने आसपास देखा। मेले में जितने भी लोग थे वो उनकी तरफ देखे जा रहे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। ये देखकर तीनों घबरा गए। रौनक, समीर अलग अलग दिशा में जान बचाने के लिए भाग गए। अभय ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाया। यहाँ से भानगढ़ की मौत का खेल शुरू होता है। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है।
पिछले अंक में आपने सुना अभय और उसके बाकी दोस्त भानगढ़ में फंस चुके थे। अब आगे दीपक अभी सच से अनजान था। जब उसके दोस्त बातें कर रहे थे तभी उसके सामने एक लड़की आई। राजपूती पोशाक, गोरा रंग, लंबा घूंघट, जैसे कोई महारानी हो। दीपक का मिजाज भी ऐसा ही था। वो इशारे से उसे अपनी ओर बुलाती है। दीपक उसकी तरफ खींचा चला जाता है और जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गया दरवाजा गायब हो गया। दीपक समझ चुका था आखिर चल क्या रहा है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। दीपक देखता है एक कमरे से रोशनी आ रही थी। वो उस तरफ जाता है। जैसे ही आगे बढ़ा वो आवाज बंद हो चुकी थी और किसी की हंसी की आवाज में बदल गई। दीपक कमरे तक पहुंचा, देखता है वहाँ एक सुंदर सी औरत सिंहासन पर बैठी थी। वो कुछ बोलता उससे पहले ही उसने आवाज सुनी और वो दरवाजे के पीछे छिप गया। 2 दासियां महारानी के पास आती हैं और उसे सजाती हैं। दीपक सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? महारानी? उसे भानगढ़ की कहानी याद आने लगती है जो उसने सुन रखी थी। जिस रात नगर का विनाश हुआ वही रात हर रोज दोहराई जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन जहाँ से भी भागता घूमकर उसी जगह आ जाता। और अंत में जब वो वहीं आके रुका तो इस बार उसने एक औरत को देखा जो उसके पास खड़ी थी। देखते ही देखते वो औरत हवा में उड़ने लगी। दीपक का सिर चकराने लगा और जैसे ही उस आत्मा का घूंघट हटा तो दीपक उसका चेहरा देख के डर से पीला पड़ गया। डरावनी आंखें, लंबे नाखून, नुकीले दांत। दीपक को लगा आज वो नहीं बचेगा। उसे मारने के लिए आती है और उससे पहले ही दीपक को किसी ने कमरे में खींच लिया और दरवाजा बंद कर लिया। दीपक बेहोश हो चुका था। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, दो पहलू समेट अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर। अब तक आपने सुना कि दीपक आत्मा के हमले से बेहोश हो जाता है और कोई उसे कमरे में खींच लेता है। अब आगे दीपक के चेहरे पर पानी की बूंदें पड़ती हैं। उसे थोड़ा होश आता है। सब धुंधला सा है, सामने किसी का चेहरा। दीपक होश में आ जा यार। अबे हाँ मैं। अभय ने कहा। जल्दी उठ भाई, यहाँ सब गड़बड़ है, निकल जल्दी यहाँ से। दीपक लड़खड़ाते हुए उठता है। पर और वो औरत कहाँ गई जो यहाँ थी? अरे कहीं भी गई हो, जिंदा रहना है तो यहाँ से निकल। अभय उसे अपने सहारे दरवाजे तक लाता है। ये वो दरवाजा था जहाँ से अभय आया था, पर खुद नहीं, उसे कोई साया यहाँ तक लेके आया था। दीपक पूछता है तुझे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? अभय एक औरत थी यार, राजपूती पोशाक में, बस उसी का पीछा करते करते यहाँ तक आया हूँ। कौन है कोई नहीं जानता, शायद थी तो आत्मा लेकिन मदद कर रही थी। दूसरा दृश्य, रौनक भागते हुए किले के और हिस्सों में चला जाता है जहाँ पे सैनिक रहते थे। तभी उसे युद्ध की आवाज, चीखें सुनाई दी। घबरा कर वो एक काल कोठरी में जाता है। वहाँ जैसे ही वो पैर रखता है चमगादड़ों का एक झुंड एक साथ उस पर हमला करता है। वो जैसे तैसे रास्ता खोजता है लेकिन कोठरी में किसी चीज से टकरा कर वहीं गिर जाता है। रौनक अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है और रोशनी में वो जगह देख उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ लाशों का ढेर। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसका पैर एक रस्सी में फंस जाता है और वो हवा में उल्टा लटक जाता है। रौनक चिल्लाने लगता है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। घबराहट के मारे वो पसीना पसीना हो जाता है। उसके सामने एक लंबे दांतों वाला आदमी दिखाई देता है। लाल आंखें, नुकीले दांत। रौनक को मौत सामने नजर आ रही थी। उसने आखिरी बार भगवान से प्रार्थना की, पर यह क्या, उसके हाथ जोड़ते ही वो पिशाच वहीं जलने लगा। रौनक को अपने हाथ में बंधे रुद्राक्ष से रोशनी निकलती नजर आती है। वो समझ जाता है ईश्वर ने आज उसे बचा लिया, और साथ ही उसे वो राजपूती औरत भी दिखी। उसकी रस्सी खुल गई, जमीन पर गिर गया और उठकर भागता है मंदिर की तरफ। शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, दो पहलू समेट अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर। अब तक के अंक में आपने सुना अभय दीपक को उस औरत की मदद से बचा लेता है। रौनक भी रुद्राक्ष की मदद से और उसी औरत की मदद से बच जाता है। अब आगे दृश्य 1। दीपक और अभय रास्ता खोजते हुए एक कमरे में घुस जाते हैं। दीपक
यार ये कमरा तो किसी महारानी का लग रहा है। तभी अभय की नजर वहां लगी पेंटिंग पर पड़ती है। अभय, हाँ, महारानी रत्नावती। क्या? दीपक, क्या? अबे ये तो वो महारानी है जिसका ये महल है। अभय, हाँ यार, और हमें बचाने वाली भी वही है। दीपक, तू ये कैसे कह सकता है? अभय पेंटिंग की तरफ इशारा करता है। दीपक, यार ये तो वही है, और अगर ये भी आत्मा ही है तो मदद क्यों कर रही है? और हुआ क्या इसके साथ? तभी उन्हें घुंघरू की आवाज आती है। दोनों सहम जाते हैं, पर ये तो रानी रत्नावती थी। अभय उनसे पूछता है, महारानी जी, आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? और यहाँ जो हो रहा है इसका कारण जान सकता हूँ? महारानी कहती हैं, अवश्य, हम इसका कारण बताएंगे। पहले अपने मित्रों की रक्षा कीजिए और ये भस्म और तलवार अपने साथ रखना। खतरा हर कदम पर है, एक गलत कदम तुम्हें मौत तक ले जाएगा। महारानी गायब हो जाती है। अभय दीपक से कहता है, यार हमें रौनक और समीर को भी बचाना है। दोनों जल्दी से किले के मध्य भाग में आ जाते हैं, जहाँ रौनक भी उनसे टकरा जाता है। पहले तो रौनक उन्हें आत्मा समझता है, रुद्राक्ष की मदद से समझ जाता है कि वो उसके दोस्त हैं। अभय, हमें समीर को ढूंढना होगा और एक साथ ही, अलग मत होना किसी भी कीमत पर। एक साथ समीर को ढूंढते हैं। दूसरा दृश्य, समीर दौड़ता हुआ दीपक को आवाज लगाते हुए जाता है। एक खंडर के सामने थक के रुक जाता है। तभी कोई साया उसके पीछे से गुजरा। वो पलटता है तो कोई नहीं होता। समीर वापस मुड़ता है तो आंखें खुली रह जाती हैं। खंडर से दोबारा महल की रौनक। वो वहां से भागता है तो सामने फिर से खंडर होता है। उसे दूसरी मंजिल पर दीपक दिखता है। वो नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था। समीर, दीपक, नहीं, रुक जा यार, भाई रुक जा। वो उसे बचाने के लिए ऊपर भागता है, पर वो देखता है दीपक गायब है। पर कोई था, एक लड़की जिसके चेहरे को बालों ने ढक रखा था। वो समीर के पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। समीर जैसे ही भागने के लिए पलटा तो एक और भयानक चेहरा सामने था। वो उल्टे कदम से उसी ओर चलने लगता है और उसका पैर फिसल जाता है। वो चीखते हुए दूसरी मंजिल से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी अभय, रौनक और दीपक समीर की चीख सुन वहाँ आ जाते हैं और उसे उठाते हैं। महारानी भी वहाँ दिखती है। जल्दी से रेखा पार कर लो। वह समीर को अपने कंधे पर उठा लेता है। दोस्त किले की लकीर पार करने के लिए दौड़ते हैं। या सारे दोस्त उस किले से निकल पाए, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को एक नया ही मोड़ दे दिया हो। शापित है, माया जाल है, होठों का ये महल है, दो पहलू समेटे अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर, रात में काली आत्माओं का नगर। अब तक आप सुन चुके हैं महारानी रत्नावती के सहयोग से अभय और उसके तीनों दोस्त मिल जाते हैं। महारानी उन्हें किले की लकीर पार करने के लिए कहती हैं। पहला दृश्य, गौरव और श्रवण किले से दूर अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें अपने दोस्तों की आवाजें सुनाई दी। दोनों और घबरा जाते हैं। ये आवाज किले से नहीं, पहाड़ी पर बने एक महल से आ रही थी। महल भी किले का ही भाग था। श्रवण, गौरव, लगता है वो तीनों खतरे में है, हमें उन्हें बचाना चाहिए यार। गौरव, मैं मरना नहीं चाहता यार। श्रवण, ठीक है, तू यही रुक, मैं देखता हूँ। श्रवण उस महल की तरफ चला जाता है। रात के 12 बज रहे थे। अंधेरा रास्ता, घना जंगल, सर सर करके तेज तूफानी हवा। श्रवण खौफ के साए में आगे बढ़ता है। तभी सामने धुएं का गुब्बार निकलता है। सामने कोई नजर आता है। श्रवण को लगा कोई मदद मिल सकती है। वो उसे इंसान समझकर पूछता है, क्या आपने मेरे दोस्तों को देखा? मैंने उनकी चीखें सुनी। वो आदमी बिना चेहरा दिखाए महल की तरफ इशारा करता है। श्रवण आगे बढ़ता है। तभी किसी चीज से टकराता है। वो अपने फोन के फ्लैश से देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लाश, पेड़ पर लाश लटकी थी। वो तेजी से महल की तरफ दौड़ता है और आखिर पहुंच जाता है। घबराए हुए पसीने पहुंचता है। महल में अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो फ्लैश जलाता है, सामने कुछ नहीं दिखता, बस पुराना सामान। लेकिन इस बात से अनजान कोई उसके पैरों के पीछे था। श्रवण का पर्स गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे झुका, उसकी नजर ने पैरों के बीच पीछे पड़ी तो कोई मुस्कुरा रहा था। श्रवण जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन महल के दरवाजे बंद हो जाते हैं। खुद को बचाने के लिए दूसरी तरफ भागता है और कमरे में जा पहुंचता है। श्रवण रोशनी में देख रहा होता है कि उसकी नजर शीशे पर पड़ती है। उसके पीछे एक आत्मा थी। श्रवण उसके चंगुल में फंस जाता है। सभी आत्माएं उसे घेर लेती हैं। वो चिल्लाता है और देखते ही देखते वो जमीन में उन आत्माओं के साथ गायब हो जाता है। भानगर शापित है, माया जाल
शहर रात में काली आत्माओं का नगर रात बिताने का मतलब है मौत तुम्हारी अटल है खान में शापित है मजाल है भूतों का ये महल है भानगढ़ शापित है मायाजाल है भूतों का ये महल है एक शांत शहर रात में खाली आत्माओं का नगर रात बिताने का मतलब है मौत तुम्हारी अटल है हाल में शापित है मजाल है भूतों का ये महल है अब तक आपने सुना अभय रौनक, समीर और दीपक के साथ किले की लकीर पार करने के लिए दौड़ता है। वहीं श्रवण आत्माओं के चंगुल में फंसकर कहीं गायब हो चुका है। अब आगे पहला दृश्य, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। श्रवण कर्राते हुए बैठ जाता है, उसका पूरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? मेरे दोस्त पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। श्रवण यही सोच रहा था और तभी उसका पैर कोई घसीटते हुए वहां से ले जाता है। श्रवण छूटने की कोशिश करता है लेकिन छूट नहीं पाता। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया है। श्रवण बेहोशी में चला जाता है लेकिन फिर भी उसकी आंखें खुली हुई थी। वो देख सकता था, जो भी हो रहा था महसूस कर सकता था। सब वो आत्माओं से एक बड़े से होल में एक घेरे में बैठा कर बांध देती है। श्रवण घायल था और उसी अवस्था में उस आत्मा को देखता है। ये सब किसने सोचा था? कहाँ फंस गए यार? वो औरत बहुत डरावनी थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, वो आ गया, अब कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। श्रवण इतना अधीर हो चुका था कि वो रोने लगता है। भगवान ही उसका सहारा थे। वो ये भी सोच रहा था कि आखिर उसे अब तक जिंदा क्यों रखा है। अचानक से कमरे में रोशनी होती है और धीमे धीमे बढ़ने लगती है। दूसरा दृश्य, हर तरफ मशालें जली हुई हैं। अजीब से तंत्र मंत्र की आवाज, जैसे कोई जादू टोना वहाँ हो या कोई बड़ा तांत्रिक हो। तभी श्रवण को धुंधली हुई आंखों से एक चेहरा दिखाई देता है, लेकिन ये चेहरा बहुत डरावना था, शायद कोई तांत्रिक। भानगढ़ की कहानियों में सुना तो था तांत्रिक का नाम, पर क्या ये वही है? श्रवण अभी सोच ही रहा था, तभी उस तांत्रिक की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अंतिम आहुति पूर्ण हुई। इतने वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई और जिस शरीर की मुझे तलाश थी, आज वो शरीर भी मिल गया। ये लड़का मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। श्रवण पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरे दोस्त कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? मूर्ख प्राणी, तू मुझे नहीं जानता। मैं हूँ सिंघिया, इस दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक। कब से इंतजार था इस दिन का।
5000 वर्ष पूरा करने के बाद आज ये दिन आया जो कोई इंसान यहाँ आया और रात्रि के इस पहर में यहाँ रुका। अब तू होगा मेरा शरीर। श्रवण चीखता है, मुझे कोई बचाओ। सिंघिया डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, चिल्लाओ और चिल्लाओ, ना तो तुझे तेरे दोस्त बचाने आएंगे और ना ही वो महारानी। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, दो पहलू समेटे अपने। महारानी रत्नावती के आदेश पर अभय अपने दोस्तों के साथ किले की लकीर पार करने के लिए दौड़ता है। दूसरी ओर गौरव श्रवण और बाकी दोस्तों का इंतजार कर रहा है। वही श्रवण सिंघिया के जाल में फंस चुका है। अब आगे पहला दृश्य उसी तांत्रिक के कमरे में। आगे का दृश्य सिंघिया कहता है, दुनिया की हर ताकत मेरे सामने नतमस्तक है, सारी प्रेत आत्मा मेरे बस में है। तेरी महारानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रत्नावती, मैं आ रहा हूँ। सिंधिया अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू करता है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। एक साथ हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती है। सभी प्रेत आत्माओं और श्रवण की आंखें बंद हो जाती हैं। तेज रोशनी में श्रवण कुछ देख नहीं पाता। सिंधिया का शरीर जलने लगता है, लेकिन वो हंसता है। सिंधिया के चारों तरफ तेज प्रकाश हो गया और वो एक धुएं नुमा आकृति में बदल गया, जहां उसका डरावना चेहरा नजर आ रहा था। फिर एक प्रकाश रूपी आत्मा में बदल गया और वो श्रवण की तरफ बढ़ने लगता है और अंत में श्रवण के शरीर में प्रवेश कर गया। श्रवण तड़पता है, फिर हर तरफ धुआं हो जाता है। अचानक श्रवण का हाथ धुएं से दिखाई देता है। चांद की रोशनी में श्रवण खड़ा था। वो मशालों की रोशनी में आया। श्रवण चेहरा ऊपर करता है। और ये क्या? ये श्रवण ही था और उसकी आंखें इतनी भयानक, एकदम आत्माओं की तरह। श्रवण हंसता है, पर देख के लगता है ये जैसे सिंधिया हो। उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। वो अपने दांत किटकिटाने लगता है, जिसे देख के किसी की भी रूह कांप जाए। आखिर सिंधिया ने श्रवण के अंदर प्रवेश कर लिया। सारी आत्माएं एक साथ डरावनी आवाजें निकालने लगती हैं और नाचती हैं। आसमान में काली घटाएं छा गईं। समय करीबन रात के 1 बजे। बादल चांद को ढक चले थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और बस आत्माओं और सिंधिया की वो खौफनाक सी हंसी। एक आत्मा कहती है, आज तुम्हारा वर्षों पुराना बदला पूरा हो गया। वो हंसती है। बहुत डरावनी लग रही थी वो। सिंघिया उर्फ श्रवण भी हंसता है। आज से मुझसे कौन बचाएगा? महारानी रत्नावती। श्रवण किले की तरफ बढ़ने लगता है। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, दो पहलू समेटे अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर, रात में काली आत्माओं का नगर, रात बिताने का मतलब है मौत तुम्हारी अटल है। भानगढ़ शापित है, माया जाल है,
भूतों का ये महल है। सिंघिया श्रवण में प्रवेश कर जाता है और किले की तरफ बढ़ता है। वहीं गौरव उसका इंतजार कर रहा है। अभय और उसके दोस्त लकीर तक पहुंचने के लिए दौड़ते हैं। अब आगे पहला दृश्य, अभय समीर को अपने कंधे पर लिए रौनक और दीपक के साथ दौड़ता है। महारानी की आत्मा भी पास ही थी। तभी आसमान में बदले रूप को देख महारानी घबरा जाती हैं। महारानी, अनर्थ, ये अनहोनी कैसे हो गई? निसंदेह उसे कोई शरीर मिल गया। तेज तूफान आ जाता है। अभय उसके दोस्तों के साथ तूफान में पीछे होने लगता है। महारानी कहती है, शीघ्र लकीर को पार करो, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। तभी किले की सारी आत्माएं उनकी तरफ आने लगती हैं। तीनों बदहवास भागते हैं। वो लकीर तक पहुंचने वाले होते हैं कि तभी एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा उनसे टकराता है। तीनों गिर जाते हैं। अब तक सब आत्माएं उन्हें घेर लेती हैं। रौनक और दीपक चीखते हैं। वो आत्माएं उन्हें नोचती हैं। इस भाग दौड़ में रौनक का रुद्राक्ष गिर जाता है। अभय को कुछ समझ नहीं आता। तभी महारानी उसे वो भस्म याद दिलाती हैं। अभय वो भस्म चारों तरफ फैला देता है। सब आत्माएं गायब हो जाती हैं। वो और उसके दोस्त बदहवास घायल हो गए। अब तक समीर को भी होश आ गया था। वो फिर भागने को होते हैं, पर इस बार कुछ और हुआ। पागलों सा चीखता चिल्लाता गौरव लकीर पार कर चुका था और किले में प्रवेश कर चुका था। ऐसा क्या हुआ उसके साथ, आइए देखते हैं दूसरे दृश्य में। दूसरा दृश्य, गौरव बैठा श्रवण का इंतजार कर रहा है। तभी जंगल में उसे कोई दिखाई देता है। गौरव, श्रवण, तू आ गया? भाई बहुत डर लग रहा है यार। अबे और बाकी दोस्तों का भी कुछ पता नहीं है। श्रवण चुप था। गौरव कहता है, अबे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सब ठीक तो है? गौरव जैसे ही श्रवण को हाथ लगाता है वो सिंधिया में बदल जाता है। श्रवण, तुम सब मरोगे, कोई नहीं बचेगा। अगले ही पल वो श्रवण बन जाता है। गौरव भाग यार, ये मार देगा सबको। भाई बचा ले सबको। अगले ही पल श्रवण हंसता है। गौरव डर के मारे बिना कुछ बोले किले की तरफ भागता है और लकीर पार कर जाता है। भानगर शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है। दो पहलू समेटे अपने अब तक आपने सुना कैसे सब दोस्त किले में फंस चुके हैं। श्रवण के अंदर सिंघिया की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। श्रवण रूपी सिंघिया किले की तरफ बढ़ रहा है। अब आगे अभय और उसके बाकी दोस्त गौरव को देख हैरान हो जाते हैं। अबे क्या हुआ? सब ठीक तो है? और तुझे नहीं आना चाहिए था। हम सब फंस चुके हैं। गौरव हांफते हुए, भाई वो श्रवण। गौरव बहुत घबराया हुआ था। अभय और उसके बाकी दोस्त एक साथ कहते हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी आज जो यहाँ आ गए। शायद अब हम नहीं बचेंगे। गौरव, वो श्रवण था, उसका चेहरा बहुत डरावना। वो मुझे मारना चाहता था, पर क्यों? सब एक साथ, क्या सच में? क्यों? अभय, शायद उसे किसी आत्मा ने बस में कर लिया। महारानी रत्नावती, शायद नहीं, वो आत्मा के बस में है, सिंधिया की आत्मा के। उसे शरीर की तलाश थी। वो श्रवण से पूरी हुई। ये जो आसमान में अंधेरा देख रहे हो और ये जो तूफानी हवाएं, ये सब के सब बता रहे हैं वो वापस आ चुका है मुझसे बदला लेने के लिए। सब एक साथ पूछते हैं, बदला? किस बात का बदला? और वो है कौन? हम इतना समझ सकते हैं, वो जो भी है कोई अच्छा इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। महारानी रत्नावती, हाँ, निसंदेह वो एक बहुत बुरा इंसान था और अब एक बुरी आत्मा। किंतु अभी तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। किले के बाहर निकलना मुश्किल है। तुम मुख्य परकोटी के मंदिर में चले जाओ। सब एक साथ
और श्रवण, हम उसे कैसे बचाएंगे? महारानी रत्नावती, धैर्य रखो, हम पूरा प्रयास करेंगे ताकि आपके मित्र को बचा सकें। सिंधिया जब हमसे बदला लेने आएगा, जब तक वो बदला पूरा नहीं होगा, आपका मित्र जीवित रहेगा। अभी आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। अभय अपने चारों दोस्तों का हाथ पकड़कर भस्म को चारों तरफ से छिड़कते हुए मंदिर तक पहुंचता है। जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करता है, मंदिर में दिए अपने आप जल जाते हैं। मंदिर इतना साफ सुथरा था जैसे अभी अभी किसी ने उसे सजा दिया हो। अभय और उसके बाकी दोस्त महारानी से पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक रात में पूरा नगर वीरान हो गया और सिंधिया आपसे बदला क्यों लेना चाहता है? महारानी रत्नावती, इसके लिए आपको 5000 वर्ष पूर्व की घटना को जानना होगा। एक ऐसी घटना जिसने हमारे नगर का भाग्य ही बदल दिया। भानगर शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, दो पहलू समेटे अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर। अब तक आपने सुना कि सभी दोस्त मंदिर में जाकर सुरक्षित हो जाते हैं। श्रवण के अंदर सिंघिया की आत्मा आ चुकी है जो किले की तरफ बढ़ रहा है। सभी दोस्त महारानी से नगर के विनाश का कारण पूछते हैं। महारानी उन्हें विनाश के कारण की कहानी सुनाती है। अब आगे महारानी रत्ना देवी 5000 वर्ष पूर्व हुए उस दुखद घटनाक्रम के बारे में सभी दोस्तों को बताती है। महारानी रत्ना देवी, 5000 वर्ष पूर्व अरावली की पहाड़ियों से घिरे इस भूखंड पर हमारे पूर्वजों ने इस नगर का निर्माण करवाया था। भानगढ़ अपनी समृद्धि और प्राकृतिक आवरण के लिए बहुत मशहूर था। यहाँ की जनता यहाँ के राजा से बहुत प्रसन्न थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। एक दिन हमारे नगर में एक तांत्रिक का प्रवेश हुआ। हमारे पूर्वजों ने उसे दक्षिण की तरफ स्थित पहाड़ी का महल दिया। ये तांत्रिक था सिंधिया, अपनी तंत्र विद्या में निपुण। अपने तंत्र से हमारे पूर्वजों के कई कार्य सिद्ध किए और ये हमारे पूर्वजों का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन सिंधिया महाराज से मिलने आया। महल से लौटते समय उसकी कुदृष्टि हम पर पड़ी। सिंघिया कामुक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अगले पल जब महाराज ने अपने कार्य के लिए उसे बुलाया तो उसने बदले में हमें पाने का प्रस्ताव रखा। महाराज ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और फिर कभी इस ओर न आने के लिए चेतावनी दी। सिंघिया अपनी वासना में इतना अंधा हो गया कि वो मुझे पाने के लिए प्रयत्न करने लगा। उसने अपनी तंत्र साधना से एक अभिमंत्रित भस्म तैयार की। एक रात जब नगर में मेला लगा था तो मेरी एक दासी मेरे लिए केश तेल लेकर आई थी। जब सिंघिया को ये पता चला तो उसने मौके का फायदा उठाया और अपने भस्म को जादू से उस तेल में मिला दिया। लेकिन हमें भी सिद्धियां प्राप्त थी। जब हमारी दासी वो अभिमंत्रित तेल लेकर हमारे सामने आई तो हम उसका षड्यंत्र समझ गए। हमने वो तेल उठाकर बाहर फेंक दिया। उस तेल पर अभिमंत्र था कि जिस पर भी वो गिरेगा वो उड़ाकर सिंघिया के पास ले जाएगा। लेकिन जैसे ही अभिमंत्रित तेल हमने बाहर फेंका वो शिला अभिमंत्र के कारण उड़कर सिंघिया के महल की तरफ जाती है। सिंघिया इस खुशी में कि उस शिला पर हम हैं अपनी बाहें खोल देता है और उस शिला के नीचे दब जाता है। मरते वक्त वो अपनी शक्तियों से हमारे नगर को शाप देता है। अपने नगर के लोगों को बचाने के लिए हमने रातों रात अपना नगर खाली करवा दिया। जो यहाँ बचे वो सब मारे गए और सिंघिया के बस में उनकी आत्मा हो गई। हम भी जीवित नहीं बचे, किंतु यही आत्मा बन अपने नगर की रक्षा कर रहे हैं ताकि उस पापी से निर्दोष लोगों को बचा सके। केवल हम ही उसका सामना कर सकते हैं, किंतु हमें भी किसी शरीर की आवश्यकता होगी। ये बात सुनकर के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं और गुस्से से भर जाते हैं। महारानी जी, उस दुष्ट का खत्म होना आवश्यक है। अभय, महारानी जी, आप हमारी महारानी हैं और हमारे जीवन की रक्षा आपने की है। अब आपकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। आप मेरा शरीर ले सकती हैं। महारानी रत्नावती, किंतु हम तुम्हारा जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। अभय, ये जीवन भी आप ही की वजह से बचा है और उस पापी का अंत होना भी जरूरी है। महारानी अभय की बात मान लेती है। अभय अपने दोस्तों को मंदिर में ठहरने के लिए कहता है। चाहे जो हो जाए, यहाँ से मत निकलना। उस भस्म और तलवार के साथ अभय मंदिर से बाहर कदम रख देता है।
श्रापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, दो पहलू समेटे। अब तक आपने सुना कैसे श्रवण के अंदर सिंघिया प्रवेश कर चुका था और अभय भी अपना शरीर महारानी को सौंप देता है। अब आगे अभय मंदिर के नीचे उतरते हुए आखिरी सीढ़ी पर पैर रख देता है। अब अभय मंदिर के परकोटे से बाहर था। महारानी के चारों तरफ एक सुनहरी रोशनी होती है। अभय अपनी दोनों बाहें महारानी को शरीर सौंपने के लिए फैला देता है। महारानी एक दिव्य प्रकाश बनकर अभय के शरीर में प्रवेश करती है। अब अभय का शरीर महारानी की परछाई लग रहा था। महारानी सभी दोस्तों को चेतावनी देती है, चाहे जो हो मंदिर से बाहर मत आना। अब महारानी अपनी तलवार और भस्म लिए सिंघिया के संहार के लिए निकल पड़ती हैं। दूसरा दृश्य, सिंघिया किले में जाता है। चारों तरफ काला धुआं उड़ता है। हर तरफ सिंघिया की हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी जो रूह कंपा दे। आसमान में उसका डरावना चेहरा नजर आ रहा था। सभी आत्माएं उसके आगे नतमस्तक हो रही थी। सभी आत्माएं एक साथ। सिंघिया एक जादुई गोला देखता है। इसमें अभय दिखाई देता है। इस लड़के को खत्म कर दो और महारानी की आत्मा को हमारे पास ले आओ। आज हमारा बदला पूरा होगा। सभी आत्माएं एक साथ और अभय को मारने के लिए उड़ जाती हैं। तीसरा दृश्य, अभय किले के उस भाग में आ जाता है जहां खुला मैदान था। अचानक एक तेज हवा का बवंडर तीव्र गति से आगे बढ़ता है और अभय उसमें उड़ते हुए अंदर चला जाता है। अभय बहुत कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता। उस अंधड़ और बवंडर में एक शैतानी आत्मा थी जो नाखूनों से अभय का जिस्म चीरती है। अभय के शरीर से खून निकलता है। अभय अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है पर हवा का वेग इतना था कि अभय उसी के अंदर। अंत में अभय और महारानी दोनों पूरी शक्ति लगाकर एक जगह स्थित हो जाते हैं और तलवार बाहर निकाल लेते हैं। महारानी अपनी पूरी शक्ति से उस आत्मा पर प्रहार करती है। आत्मा की चीख निकलती है और वो हवा में शांत हो जाती है। अभय उड़ते हुए जमीन पर आ जाता है। सब कुछ शांत था, घना अंधेरा और सन्नाटा, जैसे कुछ भी ना हुआ हो। पर ये क्या, अभय उर्फ महारानी की तलवार चमक रही थी। हवा जैसा कुछ था। हाँ, वायु तत्व। तो महारानी ने वायु तत्व तलवार में स्थापित कर लिया। सिंघिया के विनाश के लिए 5 तत्व का उस तलवार में स्थापित होना आवश्यक था। अब अभय अगले तत्व की तलाश में निकल पड़ता है। भानगर श्रापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, तो सिंघिया अभय को मारने का आदेश समस्त प्रेत आत्माओं को देता है। वही महारानी की आत्मा अभय के शरीर की सहायता से पहला तत्व ढूंढ लेती है और अभय अगले 4 तत्वों की तलाश में आगे बढ़ जाता है। अब आगे अभय
किले के मुख्य महल में प्रवेश करता है। उसे आभास होता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अभय आगे बढ़ता है, तभी एक आग का गोला उसको छूते हुए दीवार से टकरा जाता है। तभी एक और आग का गोला अभय की ओर बढ़ता है। अभय उससे बचने के लिए नीचे झुक जाता है। इस प्रकार से भी अभय बच जाता है और खड़े होकर सामने देखता है तो एक जलता हुआ शरीर उसके सामने था। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका। वो फिर अपने आग के गोले की बारिश अभय पर करता है। इस बार अभय तलवार की सहायता से उन गोलों को नष्ट कर देता है और सीधा तलवार से उस जलते हुए सर पर प्रहार करता है। एक जोरदार विस्फोट। अभय भागते हुए महल के अंदर आ जाता है। पूरा महल टूट चुका था, साथ ही वो आत्मा भी नष्ट हो चुकी थी। अब अभय अपना दूसरा तत्व प्राप्त कर चुका था, अग्नि तत्व। महारानी की तलवार में अग्नि तत्व चमकने लगता है। अभय अगले तत्व की तलाश में आगे बढ़ता है। वो महल की भूल भुलैया में पहुंच जाता है। तभी आसमान में एक पंछी मंडरा रहा था। महारानी उसे पहचान लेती है। अचानक वो पंछी अभय पर प्रहार करता है। अभय अपने हथेलियों के बल उल्टा होकर बच जाता है, पर अगले ही पल वो दैत्य अभय को उड़ाकर आसमान में ले जाता है। इतना विशाल का ये दैत्य उसने कभी नहीं देखा था। तभी अभय अपने हाथ से कुछ भस्म उस पर रगड़ देता है। वो दैत्य तड़पने लगता है। मौके का फायदा उठाकर अभय अपनी तलवार उसके सीने में घोंप देता है। दैत्य के मरते ही आसमान साफ हो जाता है। आसमान में तारे दिख रहे थे। महारानी को अब तीसरा तत्व मिल चुका था, आकाश। अभय अब थक चुका था। वो चलते चलते किले की नहर तक पहुंच जाता है। अभय को प्यास लगी थी। वो नहर पर रुकता है और पानी पीने के लिए अपने दोनों हाथ नहर में डालता है। लेकिन जैसे ही वो हाथ डालता है, नहर से एक हाथ निकलकर अभय को अंदर खींच लेता है। ये जल पिशाच था जो किसी की भी रूह कंपा दे। ऐसा भयानक चेहरा। अभय का दम घुटने लगता है, पर अभय के अंदर महारानी की शक्ति थी। वो पिशाच अभय का गला दबाता है। अभी अभय पूरे प्रहार से उसे पीछे कर देता है और तलवार उसके सीने के आर पार कर देता है। अब महारानी की तलवार में चौथा तत्व स्थापित हो चुका था, जल तत्व। अभय नहर से बाहर आता है। नहर का पानी जो काला था अब नीला दिख रहा था। अभय आखिरी तत्व की खोज में आगे बढ़ता है। भानगर शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, तो अभय 4 तत्वों को तलवार में स्थापित कर चुका है। दूसरी ओर सिंघिया महारानी की आत्मा का इंतजार कर रहा है। अभय के दोस्त मंदिर में अभय का इंतजार कर रहे थे। अब आगे अभय उर्फ महारानी रत्ना देवी 5वें और अंतिम तत्व की तलाश में आगे बढ़ती हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही हैं। किला एकदम वीरान नजर आ रहा है। किले के मुख्य भाग की ओर चलते चलते महारानी महल के उस स्थान पर पहुंच जाती हैं जहां से महल का मुख्य द्वार बस कुछ ही दूरी पर था। हर तरफ घने पेड़। जैसे ही महारानी वहां पहुंची, तेज हवाएं चलने लगती हैं, जमीन हिलने लगती है। अचानक महारानी यानी अभय का पैर कोई खींचते हुए ले जाता है और अभय को खींचकर एक ताबूत में डाल देता है। और जैसे ही अभय ताबूत में गिरा, ताबूत बंद हो गया। अभय अंदर ही छटपटाने लगता है। धीरे धीरे किले की सब आत्माएं आकर ताबूत को घेर लेती हैं और उसको ढक देती हैं। ताबूत जमीन के अंदर धंसने लगता है और अंत में वो पूरी तरह जमीन में समा गया। ताबूत का निचला हिस्सा खुलता है और अभय खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है।
महारानी समझ जाती हैं कि उनका प्रवेश पाताल में हो चुका है। तभी कोई रेंगते हुए महारानी की तरफ बढ़ता है। काला शरीर, लाल आंखें, मुंह से खून टपक रहा था। ये इतना भयानक था, उस जगह बहुत दुर्गंध आ रही थी, कुछ सड़ने की। महारानी इस बात से अनजान थी, लेकिन वो चौकन्ना थी। उनकी नजर चारों तरफ थी, हर तरफ कंकाल बिखरे थे। ये उन इंसानों के थे जो भानगढ़ में रात को रुके थे। तभी वो भयानक आत्मा अभय का पैर पकड़ लेती है। अभय जमीन पर गिर जाता है और वो उसे खींचते हुए ले जाती है। अभय अपनी तलवार उसके सामने कर देता है। वो आत्मा जलते हुए पीछे हट जाती है। अभय खड़ा हो जाता है। अभय के आंखों में एक चमक होती है। अभय फिर से उस पर प्रहार करने वाला होता है कि वो आत्मा गायब हो जाती है। अभय भागते हुए उसे ढूंढता है। तभी उसकी नजर सामने के पेड़ों पर जाती है। उन पेड़ों पर कोई उल्टा लटका हुआ था। अभय को देख वो जोर से हंसने लगता है। तुम्हारा ही इंतजार था महारानी रत्नावती। आज मैं माँ महीन को तोहफे में तुम्हें सौंपूंगा। महारानी भी हंसते हुए कहती हैं, लेकिन उससे पूर्व तुम मुक्ति पा चुके होगे दैत्यराज काल नेमी। ये सुनते ही वो उठकर महारानी के सामने आ जाता है और अपनी गर्दन घुमाता है। वो अपने मुंह से सैकड़ों कीड़े छोड़ता है। हर तरफ दुर्गंध हो जाती है। महारानी अपनी तलवार आगे करती है। सभी कीड़े दिव्य प्रकाश से मारे जाते हैं और धुआं बनकर उड़ जाते हैं। काल नेमी चीखता है और गुस्से में प्रहार करता है, किंतु इस बार महारानी तलवार सीधा उसके मुंह के आर पार कर देती है। काल नेमी काले धुएं के रूप में मुक्ति पा लेता है। पाताल लोक वापस अपने असली रूप में आ जाता है। महारानी अपनी तलवार को ऊपर करती है। उसके बाद वो उड़ते हुए ताबूत को चीरते हुए वापस उसी जगह पर आ जाती हैं जहां से वो ताबूत में कैद हुई थी। ताबूत के ऊपर सभी आत्माएं हवा में छलकती हैं और ताबूत के ऊपर से हटकर दूर गिरती हैं। वे सभी नष्ट हो गई थी। अब महारानी की पूरी तलवार चमक रही थी। आखिर पांचवा और अंतिम तत्व स्थापित हो चुका था, पृथ्वी। महारानी तलवार को दोनों हाथों में लिए आसमान की तरफ ऊंचा कर अपने कुल की देवी का ध्यान करती हैं। तलवार हवा में उड़ती है और पांचों तत्व की शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। तलवार सुनहरी चमक के साथ महारानी के हाथों में वापस आती है। अब महारानी अपने अंतिम युद्ध के लिए निकलती हैं। भानगढ़ श्रापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है। दो पहलू समेटे अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर, रात में काली आत्माओं का नगर। अब तक आपने सुना, महारानी रत्नावती 5 तत्वों को तलवार में स्थापित कर चुकी थी और अंतिम युद्ध के लिए आगे बढ़ चुकी थी। अब आगे महारानी हाथ में तलवार लिए सिंधिया की तरफ चल देती हैं। उधर सिंधिया जब अपने जादुई गोले में अपनी हार होते देखता है तो क्रोध में आकर उसे तोड़ देता है और वो समस्त काली शक्तियों को खुद में समाहित कर आगे बढ़ता है। दोनों के बीच बस एक दरवाजे का फासला था। उन्हें बस उसे पार करना था। सिंधिया को सामने कोई नजर आता है। ये अभय था। जैसे जैसे वो करीब आता है वो महारानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसके चारों तरफ एक दिव्य रोशनी थी। आसपास की सभी आत्माएं वहां आने लगती हैं। कोई कब्रों से बाहर आता है। सब आत्माएं सिंधिया के बस में थी। आखिर वो बीच का दरवाजा खुल जाता है। अब महल के उसी स्थान पर जहां महारानी को देखकर तांत्रिक उन पर मोहित हुआ था, अभय और श्रवण आमने सामने थे। आसमान में पंछी उड़ने लगते हैं। हर तरफ घनघोर घटाएं
अगले ही पल श्रवण सिंधिया बनकर सामने आता है तो अभय भी साथ में तलवार लिए सामने था, जो अगले ही पल महारानी में बदल जाता है। सिंधिया महारानी का ये रूप देख वही दिन याद करता है और कहता है, महारानी, तुम आज भी नहीं बदली, लेकिन तुम्हारे कोमल हाथों में तलवार अच्छी नहीं लगती। मेरी हो जाओ, तुम्हें सब मिलेगा, सब कुछ। महारानी, मूर्ख, जब जीते जी तू मुझे नहीं पा सका तो अब क्या पाएगा? अपना अहंकार त्याग और क्षमा मांग ईश्वर से, शायद तुझे भी मुक्ति मिल जाए। महारानी की बात सुन सिंधिया कहता है, ईश्वर? मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ, और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सभी आत्माएं सिंधिया की जीत के लिए आवाजें निकालती हैं। सिंधिया हाथ में शस्त्र लिए महारानी की तरफ झपटता है। महारानी भी युद्ध के लिए अपनी तलवार उठाती हैं और जोरदार प्रहार से उसका शस्त्र फेंक देती हैं। अपनी तलवार उसके अंदर घोंपने ही वाली होती है कि तभी सिंधिया श्रवण बन जाता है और रोने लगता है। महारानी समझ जाती हैं कि पहले श्रवण के शरीर को मुक्त करना होगा। वो अगले ही पल अपनी भस्म अभिमंत्रित कर श्रवण पर फेंकती हैं। सिंधिया जलने लगता है और तुरंत शरीर छोड़ देता है। अब श्रवण मुक्त था किंतु बेहोश था। महारानी और सिंधिया के बीच घमासान युद्ध होता है। महारानी अपनी तलवार उसके सीने के आर पार कर देती है, वहीं सिंधिया घुटने टेक देता है। महारानी तलवार वापस निकाल लेती है, पर ये क्या? सिंधिया तो हंसने लगता है। पर क्यों? आखिर इस तलवार से भी वो क्यों बच गया? तभी किले से नगरवासियों की सुनहरी आत्माएं आती हैं। साथ ही उनके कुलगुरु भी गुरुजी को देख महारानी प्रणाम करती हैं। महारानी के गुरु उन्हें बताते हैं, रात्रि के चौथे पहर में सिंधिया की तांत्रिक छड़ी पर लगे कंकाल सिर को जलाना होगा, तभी वो नष्ट होगा। समय 3:30 बज चुके थे और आधा घंटा शेष था। महारानी सिंधिया की छड़ी के लिए दौड़ती हैं, लेकिन सिंधिया उन्हें पकड़ लेता है। अभय महारानी से कहता है, आप श्रवण का शरीर लेकर उसे तुरंत नष्ट कीजिए। महारानी श्रवण के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अभय तलवार महारानी की तरफ फेंकता है। महारानी तांत्रिक की छड़ी उठा लेती है। तभी सिंधिया उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, पर अभय उसे पकड़ लेता है। सिंधिया उसे अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है। वो कर्राहने लगता है। सिंधिया महारानी को पकड़ लेता है। 4 बजने में 5 मिनट शेष थे। महारानी अपनी पूरी शक्ति से तलवार उस कंकाल के सिर पर मार देती है। तलवार के अंदर जाते ही अग्नि तत्व से उस कंकाल सिर में आग लग जाती है। महारानी पीछे हट जाती हैं। एक जोरदार विस्फोट। सिंधिया भी उसी आग में जलकर नष्ट हो जाता है। सारी बुरी आत्माएं काला धुआं बनकर नष्ट हो जाती हैं। भानगढ़ पर चारों ओर रोशनी नजर आ रही थी। महारानी श्रवण का शरीर छोड़ देती हैं। अब श्रवण भी होश में था। 4 बजते ही मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं। हर तरफ प्रकाश होता है, शंखनाद होता है। अभय के बाकी दोस्त भी वहीं आ जाते हैं। सभी दोस्त एक साथ महारानी को प्रणाम करते हैं। महारानी मुस्कुराते हुए अपने नगरवासियों के साथ वहां से सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। सभी दोस्त किले के बाहर आते हैं। प्रवेश पर स्थित मंदिर में रोशनी को देख सब अंदर आते हैं। वहां हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और सभी दोस्त वापस आते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंच जाते हैं। अगली सुबह सभी दोस्त कैंटीन में बैठे थे कि तभी कुछ लड़के बात कर रहे थे। यार क्या करें, इस वीकेंड पर भानगढ़ चलें? ये बात सुनकर सभी एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। भानगढ़ शापित है, माया जाल है, भूतों का ये महल है, दो पहलू समेटे अपने भीतर, दिन में एक शांत शहर।
महल है। भानगढ़ शब्द है माया जल है, भूतों का ये महल है, महल है। एक शांत शहर, रात में खाली आत्माओं का नगर, रात बिताने का मतलब है, मौत तुम्हारी अटल है।